एवरीवन, हम करंट अफेयर सीरीज देख रहे थे और इसमें 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का करंट अफेयर एक साल का इसमें कवर है। तो इसका 2 पार्ट आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो क्या है, पहला करंट है कि तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक आया और ये तीसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें याद रखिए कि पहला स्थान मिला केरल, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड। तो इसमें पहला स्थान ज़रूर याद करिए। और इसमें यही है कि आकांक्षी, इसमें जो वर्गीकरण था, आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्त करता। तो इसमें ये है कि इसमें केरल तो पहले स्थान पे रहा और इसमें ये याद रखिए कि आकांक्षी में कोई नहीं आया है। पूछा जा सकता है कि आकांक्षी में कौन आया है, तो कोई नहीं आया है। अच्छा प्रदर्शन में दादर नागर हवेली, दमन दीव, अग्रणी में चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और प्राप्तकर्ता अचीवर में भी कोई नहीं आया है, तो इसको याद रखिए। की बात करें तो 22 पे है, 21 में परफॉर्मर में ये आया है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रदर्शन किस में रहा। अगला है नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। ये भारत सरकार ने इसको पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रस्तावित की। यह जो आचार संहिता 3 महीने की पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, 25 मई 2021 को लागू किया गया। तो इसमें ये याद रखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जो हैं, इसके लिए आचार संहिता का प्राविधान किया गया है। और इसमें ये है कि क्या क्या अपडेट नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखता हो, जिसके प्रति उपभोगकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। अपमानजनक, अश्लील, ये सब बाल यौन शोषण से संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति की निजता और भंग करने वाली निंदाकारी, ये सब जो है ये सब हानिकारक है, इसको नहीं कर सकते। देखिए, शिकायत के बारे में इसी से प्रश्न बन सकता है कि शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर मामले को स्वीकार करेंगे और इसकी प्राप्ति की तारीख के 15 दिनों के भीतर निपटारा करेगा। तो कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर मध्यवर्ती मुख्य अनुपालक की नियुक्ति करेगा। और ये जो शिकायत के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संरचना है। प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन स्तर, दूसरा है प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन स्तर, और तीसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रिया विधि। तो ये सब है। अगला है विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ। 1951-52 में देश के पहले चुनाव के साथ साथ 2021 का भी चुनाव हुआ है। 4 राज्यों में, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। तो इसमें सीट भी पूछी जा सकती है मिलान करने के लिए, या तो कोई मुख्यमंत्री, कुछ भी पूछा जाएगा इस 4 राज्यों में से। तो इसमें जो क्या पश्चिम बंगाल देख लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि 294 सीटों में से 213 सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने पाया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। और याद रखिए कि ये तीसरी बार बनी है और ये स्वतः नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार गई थी। अगला क्या है कि तमिलनाडु में कितनी सीट है? 234 सीट। और इसमें जो है तमिलनाडु में याद रखिए कि मुख्यमंत्री कौन बना? MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। अगला आता है केरला में 140 सीट पे चुनाव हुआ और इसमें जो पिनाराई विजयन है वो केरल के मुख्यमंत्री बने और ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं। और असम में भी चुनाव हुआ और ये 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है
और इसमें कौन मुख्यमंत्री बना? हेमंत बिस्वा शर्मा। पुदुचेरी में भी चुनाव हुआ, इसमें कितनी सीट थी? तो 30 सीट थी, और इसमें एन रंगास्वामी बने हैं मुख्यमंत्री। अगला क्या है कि ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेत में जलाने के बजाय उसे संग्रहित एवं प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन करने में प्रयोग किया जा सकता है। और एक अनुमान के अनुसार कि उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन धान की भूसी अप्रयुक्त रह जाती है और उसे जला दिया जाता है। इस अवशेष को कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ मिश्रित कर उसका दहन किया जाए तो इससे क्या होगा कि प्रतिवर्ष 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके लिए हुआ क्या? मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के प्रयोग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया, और इस मिशन की न्यूनतम आयु 5 वर्ष होगी। इसका उद्देश्य क्या रहा कि तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उच्च स्तर तक ले जाना। बायोमास पेलेट तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना है। तो ये 5 वर्षों के लिए है, तो याद रखिए। और बायोमास को फायरिंग ये क्या है कि किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को क्या कहा जाता है? बायोमास को फायरिंग। यूएनएफसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दिया है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत ऐसा हुआ है, और ये याद रखिए कि ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। और सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली एक मछली की दुर्लभ प्रजाति, नाम याद रखिए, सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की है। और ये जो सिस्टूरा हिरण्यकेशी मृदु जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा नामक मछली की एक दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नामकरण अम्बोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी पर रखा गया है। और अम्बोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणामस्वरूप इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। यह महाराष्ट्र में 5वां जैव विविधता वाला विरासत होगा। और इस उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी आप, अल्लापल्ली, पुणे में गणेशखिंड, सिंधुदुर्ग में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जगह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ है। सुजल, ये नल से पेयजल मिशन है, कहाँ का है? ये ओडिशा सरकार ने इसे शुरू किया। ओडिशा सरकार का जो नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया गया है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार का करंट है कि पुरी जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां से लोगों को सीधे नल से 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल प्राप्त होंगे। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर में ही उपलब्ध है। अगला है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार एवं राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित की गई थी।
और इस जो नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के फलस्वरूप समीक्षा नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति ने किया है और इसने अपनी रिपोर्ट 13 जनवरी 2020 को नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को किया है। इसमें देखिए कि 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दे दिया है। और याद रखिए कि मई 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 21 मार्च 2021 तक दुर्लभ बीमारियों के संबंध में स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें 3 समूहों में वर्गीकरण किया गया है। पहला समूह है एक बार उपचार की आवश्यकता वाले जो रोग होते हैं वो। दूसरा है दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोग। तीसरा है ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आयोग नीति योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। और अगला है कि इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है जिसके अंतर्गत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय का गठन भी किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय भी स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम के लिए जो गतिविधियां हैं और अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्रों को अधिसूचित करेगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास परीक्षण उपचार हेतु प्रत्येक हेतु 5 करोड़ रुपए का एक मुफ्त अनुदान दिया जाएगा। दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम का भी गठन किया जाएगा और ये जो संचालन है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा जिसमें ICMR एक सदस्य होगा। दुर्लभ रोग क्या है इसको देखिए। पहली बात तो दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा है नहीं। WHO दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल कर देने वाली ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करे, उसे कहते हैं दुर्लभ। और दुर्लभ बीमारियों की परिभाषा की बात करें तो जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान और भारत में व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए कोई आंकड़ा है नहीं और न तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा बन पाई है अभी तक। भारत में अब तक 7000 से 8000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन सा? पोम्पे डिसीज और साइस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, वुलमैन डिसीज, ये सब। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस ये इस समय चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। फरवरी माह के अंतिम दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी को कब मनाया गया? 28 फरवरी को 14वां अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग मनाया गया है और यह प्रथम बार 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के रूप में जगह जगह मनाया जा रहा है और इसमें ये हुआ कि 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 वर्ष पूर्व 12 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल को लॉन्च किया गया। ये पहल जो है 2023 तक चलेगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव India.75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता कौन कर रहा है? गृह मंत्री।
राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु सुझाव नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए किसकी अध्यक्षता है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्य की एक समिति गठित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोग की भूमिका निभाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसके जरिए आज़ादी से जुड़े वो नाम जो इतिहास के पन्ने में दबे पड़े हैं उनको सामने लाना है। 1857 से 1947 तक के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सभी सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना और अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना है। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा एवं नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की गई। इसका पूर्ण नाम क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और ये जो युवा योजना इंडिया है @75 योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का ही एक अंग है। सघन मिशन इंद्रधनुष देश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए और उसे ऊर्जावान बनाने के लिए भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के नाम से सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया था। इसमें हुआ क्या था कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य देश के सभी बच्चों 2 वर्ष की आयु तक के गर्भवती महिलाओं 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे थे और गर्भवती महिलाओं का तीव्र गति से 100% टीकाकरण करना था। अगस्त 2017 तक मिशन इंद्रधनुष के 4 चरणों को सफल संचालन किया गया। अब क्या हुआ कि टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच संचालित किया गया। अब क्या हुआ कि 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी लॉन्च हो गया है। कब? 19 फरवरी 2021 को। इस अवसर पर क्या हुआ कि IMI 3.0 जो पोर्टल और इस मिशन के परिचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि ये पोर्टल किससे संबंधित है। इस मिशन को 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15 दिनों के दौर में संचालित किया जाएगा। IMI 3.0 को 29 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व चिन्हित 250 जिलों या शहरों में संचालित किया जाएगा। इसका फोकस ऐसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित हो गए। इस मिशन के अंतर्गत प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले लाभार्थियों को और सुदूर देशों के लोगों को भी लक्षित किया गया है। इस मिशन के तहत देश के सभी 90 जिलों में 90% तथा अन्य टीकाकरण कवरेज करने का लक्ष्य बनाया गया। चमोली त्रासदी कभी चिपको आंदोलन की जन्मस्थली रहा चमोली हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से और धौली गंगा व ऋषि गंगा में आई बाढ़ से भारी तबाही मची फरवरी में। और बाढ़ के फलस्वरूप क्या हुआ कि तपोवन विष्णुगढ़ 552 मेगावाट एवं ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ और जगह भी। तो इसमें यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपदा का मूल करीब 5600 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर था जिसके टूटने से ऐसी तबाही मची। और चमोली के बारे में देखिए कि चमोली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसको याद रखिए। और रतले पनबिजली परियोजना, ये क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 जनवरी 2021 को 850 मेगावाट
क्षमता की रतले पनबिजली योजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर? चेनाब नदी सब ज़्यादा पूछा जाता है और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये परियोजना रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इसका जो कार्यान्वयन है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत निगम द्वारा की हिस्सेदारी से ये किया जा रहा है, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा। और ये 1 जून 2021 को किया गया। NHPC और JKSPDC के इक्विटी हिस्सेदारी क्रमशः कितना है? 51% और 49%। और ये 60 माह के अवधि के अंदर ये चालू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में और कौन सी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना? इसको देखिए, क्वार पनबिजली परियोजना। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये संबंधित है। किश्तवाड़ जिले में है, 540 मेगावाट क्षमता है चेनाब नदी पर। किरथाई द्वितीय पनबिजली परियोजना, ये 930 मेगावाट किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर। सावलकोट पनबिजली परियोजना, ये 1556 मेगावाट है, रामबन जिला में है, चेनाब नदी पर। उरी वन पनबिजली परियोजना, ये बारामूला झेलम नदी पर है। दुलहस्ती, ये किश्तवाड़ चेनाब नदी पर। अगला है भारत नवाचार सूचकांक। ये नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है। नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 को भारत का प्रथम संस्करण ये जारी किया गया था और इस बार ये 33 संस्करण है। इसके 2 मुख्य शीर्षक रहे हैं, इनेबलर्स। अगला क्या है? प्रदर्शन। इसमें क्या है? इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा जाएगा। प्रदर्शन में क्या होगा? इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसमें देखिए कि किसकी रैंकिंग कैसी है। तो शून्य जो है वो सबसे खराब है, 100 सर्वश्रेष्ठ है। बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटका इसमें नंबर 1 पर है, बिहार सबसे लास्ट में। और पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा, मेघालय अंतिम पर। केंद्र शासित में दिल्ली शीर्ष पर रहा, लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहा। और यदि बिना किसी वर्गीकरण के हम देखें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करें तो दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है, इसको याद रखिए, दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश का स्थान याद रखिए कि 9वां है। कौन सा है? 9वां है। उत्तर प्रदेश नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में 9वां स्थान है और पिछले साल ये 7वां स्थान था। इनेबलर्स घटक में देखें तो उत्तर प्रदेश 16वां स्थान है और प्रदर्शन में 5वां स्थान है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी, गृह मंत्री जो थे भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ये अक्टूबर में 2018 में 143वीं जयंती पर स्मारक का उद्घाटन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये गुजरात के नर्मदा जिले केवड़िया पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार की बात करें तो श्री राम वी सुतार ने डिजाइन किया था। अब क्या हुआ यहाँ की 17 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इसमें क्या किया कि 8 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाया है केवड़िया से। और यह जो प्रधानमंत्री ने दाभोई चंदोड़ और ब्रॉडगेज रेल लाइन, चंदोड़ केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन सहित अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये सब ट्रेन है कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस को नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया, इसको याद रखिए। इन ट्रेनों को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करना है। न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सी प्लेन सेवा, ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, इसमें क्या हुआ कि देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन की उद्घाटन किया गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात एवं साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन
किया, तो ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें प्रधानमंत्री ने केवड़िया एवं साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया है। गुजरात में सी प्लेन सेवाओं की शुरुआत हेतु जुलाई 2020 में गुजरात सरकार और नागर विमानन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। और साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। यह सेवा एक 2 इंजन एवं 19 सीटों वाला वाइकिंग आर्टर सी प्लेन द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बहुत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये लॉन्च हुआ है। तो इसमें 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल विकास के अवसर पर प्रधानमंत्री ये योजना लागू किए थे। तो याद रखिए कब से ये लागू किया गया, अब 3.0 आ गया। तो इसमें यही है कि 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। 2 घटक हैं, केंद्रीय घटक और राज्य घटक। केंद्र और राज्य का अनुपात देंगे तो 75-25 का इसमें अनुपात है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। अगला है कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये इम्पॉर्टेंट है। 1987 में भारत के प्रथम अंतर्राज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गेल लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1750 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, जो हजीरा मतलब गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश तथा जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची मैंगलुरु पाइपलाइन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किए। जगह पूछा जा सकता है और लंबाई 450 किलोमीटर है और इसका संपन्न कौन करेगा, गेल द्वारा ये बनाया जाएगा। और यह पाइपलाइन जो है कोची, कोकनाड, कन्नूर तथा मैंगलुरु आदि शहरों से गुजरेगी और दक्षिण भारत के जो केरल और कर्नाटक इस पर लाभान्वित होंगे। और यह पाइपलाइन कोची स्थित एलएनजी और जो पुनर्गैसीय टर्मिनल से मैंगलुरु तथा प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी। केरल के एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कम, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होकर गुजरेगी। रामानाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामानाथपुरम थूथुकुडी तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यह पाइपलाइन 1445 किलोमीटर लंबी एन्नोर, तिरुवल्लुर, मैंगलुरु, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 143 किलोमीटर लंबा खंड है। डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये है कहाँ, सिर्फ जगह याद रखिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, डोबी मतलब बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल मतलब प्राकृतिक गैस पाइपलाइन समर्पित किए हैं। लंबाई 348 किलोमीटर। और ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का ये अंग है। और अगला है लाइट हाउस परियोजना। लाइट हाउस परियोजना जो है ये 6 राज्यों में 6 स्थानों पर, तो 6 राज्य कई बार ये परीक्षाओं में इस समय हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न जरूर बन रहे हैं, तो इसको राज्य जरूर याद रखिए। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कल्याण मंत्रालय द्वारा ये महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई है। और ये जो परियोजना है इसके तहत किसी क्षेत्र की जलवायु, स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंप रोधी मकान प्रदान करना है। इसके तहत जो जगह है इसको याद रखिए। अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु में मकान बनाए जाएंगे। और ये प्रत्येक स्थान पर 100 मकानों का निर्माण किया जाएगा। बस अगला है 100वीं विकास रेल, 100वीं किसान रेल, 100वीं किसान रेल। तो इससे भी प्रश्न बना था जब पिछले बार पीसीएस में। 7 अगस्त 2020 को ये पहली है, इसलिए देख लीजिए। देवलाली मतलब नासी से दानापुर पहली किसान रेल चली थी और 100वीं चल गई। और बाद में यह किसान रेल का विस्तार मुजफ्फर तक फैला था।
और ये जो है 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100वीं विकास रेल को रवाना किया है। तो याद रखिए 100वीं वाली, ये संगोला महाराष्ट्र से शालीमार हावड़ा पश्चिम बंगाल के मध्य परिचालित होगी। और इसमें यही है कि 72 मार्गों पर 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया जाएगा। आगरा मेट्रो परियोजना, ये मेट्रो सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। भारतीय इंजीनियर श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित हैं परिचालनों का शुभारंभ किया गया था। अब क्या हुआ कि 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो की परियोजना के निर्माण हेतु कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन हुआ। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी। पहले कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर जो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच बनाई जाएगी। दूसरी जो है वो आगरा कैंट से कालिंदी विहार के मध्य बनाई जाएगी। भारत के शीर्ष 10 पुलिस थाने की रिपोर्ट आई है। तो इसमें देखिए पहला स्थान मणिपुर का थौम्बल जिला। कौन सा पुलिस थाना है? नोंगपोंग सेक्मी, ये पहला स्थान जरूर। और उसमें उत्तर प्रदेश का कांट पुलिस थाना शीर्ष 10 पे रहा। उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा ये लॉन्च हुआ है। तत्कालीन केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया के वक्तव्य के अनुसार अयोध्या में सरयू नदी पर शीर्ष ही पहली लग्जरी रामायण क्रूज का सेवा शुरू की जाएगी। ये 80 सीटों वाली क्रूज वाली पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। और 30 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है। यह क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन कर सकेंगे। यह क्रूज सेवा श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी तक संचालित होगा। वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा शुरू हुई उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। और यह क्रूज सेवा वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर चुनार के किले तक जाएगी। अगला है बिहार विधानसभा आम चुनाव। इसमें 3 चरणों में ये संपन्न हुआ है। और नीतीश कुमार लगातार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये लगातार चौथा एवं कुल 7वां अवसर आया है जब ये मुख्यमंत्री बने। याद रखिए उप मुख्यमंत्री कौन बना? तारा किशोर प्रसाद एवं सुश्री रेणु देवी ये बनी हैं उप मुख्यमंत्री। पंजाब के नए सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये इस्तीफा दिए हैं, यही याद रखिए। और अगला गुजरात में भी बदलाव हुआ है। भूपेंद्र पटेल ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विजय रूपाणी ने त्यागपत्र दिया। उत्तराखंड में भी चेंजेस आए हैं। और पुष्कर सिंह धामी बन चुके हैं। और तीरथ सिंह उत्तराखंड के बने थे ये तो ये इस्तीफा मतलब त्यागपत्र दिए। और पुष्कर सिंह धामी ये बने हैं। तीरथ सिंह रावत के बारे में ये सबसे कम दिन 114 दिन उत्तराखंड के सीएम बने रहे। अगला बदलाव आया कर्नाटका में बसवराज बोम्मई बने हैं। कर्नाटक के 30वें सीएम बने हैं। और ये बीएस येदियुरप्पा का जगह लिए हैं। राज्यपालों में भी स्थानांतरण हुआ है। उत्तराखंड में राज्यपाल बने गुरमीत सिंह, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु में RN रवि, नागालैंड में जगदीश मुखी। लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना ये कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू घाटी में सतलज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता वाला ये परियोजना है। और 1810.56 करोड़ रुपए की इसमें निवेश किया जाएगा। इसमें यही याद रखिए। पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया है।
और ये 1994 से बेंगलुरु स्थित जो गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा ये विकसित किया गया है। ये सन 2016 में प्रत्येक वर्ष जारी होता है, तो इसमें रैंकिंग सिर्फ याद रखिए। और ये 5वां संस्करण रहा है। 3 स्तंभ रहे और 5 विषय और 13 सतत लक्ष्यों और 50 संकेतकों को आधार। 3 स्तंभ कौन कौन से रहे? समता, संविधि और संविनीयता। 5 विषय कौन कौन सा रहे? अभिव्यक्ति और जवाबदेही, सरकार की प्रभावशीलता, विधि का शासन, विनियम की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। 13 SDG जो थे उसमें 13 SDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 मतलब 16 तक लिया गया है, 17वां नहीं लिया गया। बड़े राज्यों की बात करें तो केरल सर्वश्रेष्ठ रहा, छोटे में गोवा और केंद्र शासित में चंडीगढ़। केंद्र शासित में मिशन शक्ति का 3य चरण आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ के मिशन शक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया है। यह जिला बलरामपुर में बलात्कार के पश्चात मृत्यु का शिकार हुई 22 वर्षीय दलित महिला के सम्मान में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है। महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश व्यापी अभियान के तौर पर इसका गठन किया गया है। ये किससे संबंधित है, सिर्फ इसको याद रखिए। और महिला एवं बाल विकास विभाग एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की ओर से संयुक्त रूप से इस अभियान का संचालन किया जाएगा। तो यही है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020। अक्टूबर पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र नामक रिपोर्ट प्रस्तुत थी। तो भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटक का आगमन हुआ है, जो 3.5% की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 6.98 मिलियन अनिवासी भारतीयों का भारत में आगमन हुआ है और 1.6% वार्षिक वृद्धि के साथ 2019 में कुल कितना हुआ? 17.91 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ है। तो इसमें इतना याद रखिए कि 8.6% की वृद्धि दर को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनों के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 1.23% है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का 23वां स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्राप्तियों के मामले में भारत का 12वां स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में विदेशी पर्यटन आगमन की बात करें तो बांग्लादेश से आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। घरेलू पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोग घूमने आए, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जोजिला टनल ये क्या हुआ कि 15 अक्टूबर 2020 को एक अनुष्ठानिक विस्फोट के साथ जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण का शुभारंभ किया गया है। 14.15 किलोमीटर लंबी यह टनल मतलब होता है सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर जोजिला दर्रे के नीचे निकट 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह निर्मित की जाएगी। यह सुरंग जो है श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी और ये जोड़ने वाले 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। और इस परियोजना की कुल लंबाई 32.78 किलोमीटर है। और यह जो टनल है इसके निर्माण होने पर एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी टनल हो जाएगी। अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय 30 जून 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधित्व में ये शुरू किया गया था, लेकिन बार बार ये बंद हो जा रहा था। उसके बाद ये फिर से शुरू हुआ है। और फिर क्या हुआ कि 2040 तक पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई, लेकिन पिछले वर्ष कुछ वर्षों में 14,000 मीटर प्रति वर्ष की गति से इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। 6 वर्षों में ये पूरी हो जाएगी। कहाँ किया जा रहा है यही याद रखिए।
और इसका जो निर्माण है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्षपर्यंत जोड़ेगी। ये द्विलेन टनल है जिसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। यह सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है और यह जो टनल है समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वतमाला से अवस्थित रोहतांग दर्रे से ये गुजरेगी। अगला है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक। ये नीति आयोग किसके द्वारा जारी हुआ है, इसको जरूर ध्यान दिया करिए। और डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए उनकी डाटा तैयारी का आकलन किया गया है, मतलब किया जाता है। यह जो सर्वेक्षण है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र प्रायोजित जो योजनाओं को लागू करने के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। और इसमें हम डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष पर रहा और आर्थिक कार्य विभाग की बात करें तो ये अंतिम स्थान पर रहा। और 65 मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग में उर्वरक जो विभाग है रसायन उर्वरक मंत्रालय इसको तीसरा स्थान मिला है। और 16 आर्थिक मंत्रालय विभागों में उर्वरक विभाग को ये दूसरा स्थान मिला है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ये किसकी मिशन है इसको याद रखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ये मिशन है। किस लिए है, अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने के लिए, रोजगार सृजन के लिए ये है। अगला है जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020। ये जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं को उपबंध में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में हुआ। लोकसभा में 22 सितंबर को ये पारित हुआ। 26 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी बनी और ये अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी संघ राज्य क्षेत्र को शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषाएं होंगी। अनुच्छेद 247 के विशेष उपबंध के अनुसार संसद किसी राज्य में वहां की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। अगला है भारत प्रसन्नता रिपोर्ट। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया द्वारा प्रथम भारत प्रसन्नता रिपोर्ट आई थी। और इसमें आप रैंकिंग सिर्फ याद रखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न है मिजोरम, सबसे ज़्यादा प्रसन्न मिजोरम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद अंडमान निकोबार, ऐसे सब हैं। मिजोरम इसमें द्वितीय स्थान पर रहा। केंद्र शासित में अंडमान निकोबार। बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात, पंजाब और गुजरात, तेलंगाना। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य रहे। उत्तर भारत में प्रसन्नता रैंकिंग में शीर्ष राज्य रहे पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जबकि दक्षिण भारत में शीर्ष रहे पुदुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर रहा। ओवरऑल में देखें और यही है कि 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक प्रसन्न होगा के संबंध में भी रैंकिंग जारी की गई। क्या होगा, 2025 की भारत रैंकिंग रिपोर्ट में मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात 3 स्थानों पर होंगे और छत्तीसगढ़ अंतिम पर रहेगा। इसमें यह कहा गया कि 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान 19वां होगा। अगला है आनंद, थोड़ा सा बचा है, आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। क्या है कि इसमें इसको किसने लॉन्च किया, इसको जरूर याद रखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा। आनंदम की टैग लाइन क्या थी, सर्वभूतेषु
आनंदम की टैगलाइन क्या थी? सर्वभूतेषु हितेरतः। किसका क्या अर्थ है? सदा सबके कल्याण के लिए प्रेरित हो। अगला है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी ये क्या किससे संबंधित है? इसको याद रखिए, भारतीय लोक सेवकों को तैयार करना जिससे वह अत्यधिक अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवाचारी और अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रतिगतिशील, ऊर्जात्मक, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी सक्षम ये बन सकें। तो इन्हीं को कुशल सेवा आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए ये योजना थी। किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ये नई अवसंरचना है। 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आच्छादित करके 2021 से लेकर वर्ष 24-25 तक 5 वर्षों तक कुल 510.86 करोड़ की धनराशि इसमें व्यय होगी। क्या है? 6 स्तंभ: नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता की रूपरेखा, डिजिटल अध्ययन ढांचा, आईगॉट कर्मयोगी, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा। मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को सिविल सेवकों के क्षमता विकास के लिए आधार तैयार करने हेतु डिजाइन किया गया है, ताकि वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ विश्व भर के श्रेष्ठ पद्धतियों को सीखते हुए उनकी जड़ों से ये जुड़ सकें। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, किसके माध्यम से ये होगा। और याद रखिए कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए एक पूर्णतः स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन वाहन स्थापना किया जाएगा। एसपीवी एक गैर लाभ अर्जक कंपनी होगी जो आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व व प्रबंधन करेगी। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए निम्नलिखित संस्थागत ढांचे होंगे। क्या ढांचे होंगे? प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय और क्षमता विकास योजना कार्यक्रम प्रबंधन इकाई। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक सेवकों के लिए कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन नई दिल्ली सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में किया गया। तो आज हम राष्ट्रीय जो परिदृश्य था उसको समाप्त कर दिए। कल हम अगले सेगमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको आप अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।